विशेष न्यायालय की अन्य अपराधों के संबंध में शक्तियां। विशेष न्यायालय को अधिनियम के अधीन अपराध में विचारण करते समय संबंधित अपराधों का विचारण भी कर सकते हैं। कोई भी संबंधित विचार किसी का भी विचारण कर सकता है विशेष न्यायालय, बिल्कुल स्पेसिफिक है ना। अब अधिनियम के अधीन अन्य विधियों का भी विचारण कर सकता है। कोई भी अन्य विधि है, कोई भी अन्य कोई चीज होती है, उस दोष सिद्धि के लिए दंड दे सकता है, उसके लिए भी दंड दे सकता है। इसके बाद मान ले उन्होंने ये भी कर दिया। अब क्या है, जो मानिए कोई संपत्ति करी तैयार, या मान लो कोई निर्माण तैयार किया, या कोई निधि एकत्रित करी। मैंने कहा था उत्सव बनाने के लिए सारे गांव वालों को पास गए, गांव वालों से सबसे 100-100 रुपए 200-200 रुपए इकट्ठे कर लिए। जैसे अपने गांव में कहते हैं ना, हमारे को तो मंदिर बनाना और मंदिर के लिए चंदा लेके एक बुके लेके रवाना हो जाते हैं कि ठीक है मैं 100-100 रुपए की रसीद कटा दूंगा इस कॉलोनी से, तू इस गाँव से कटा लेना और अपन ये जागरण करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। तो वैसे ही इसको सती को लेकर गौरवान्वित करने के लिए किया उत्सव और कोई निधि एकत्रित करी। तो न्यायालय स्पेसिफिक तौर पे एक तो वो जो संपत्ति जहां उसको बनाने के लिए और कोई निधि एकत्रित की, उसे भी जब्त करेगा। धारा 14 के अंदर स्पेसिफिक कहा रखा है कि उसे भी जब्त कर लेगा न्यायालय, है ना। ये न्यायालय की शक्ति है, बिल्कुल स्पेसिफिक है। संपत्ति या निधि को जब्त करना, कोई भी संपत्ति है या निधि को जब्त करना। जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दोष सिद्धि होता है तो अपराध का विचारण न्यायालय को धारा 8 के अंतर्गत, धारा 8 जब्त किया था आपको, मैं फिर याद करूं, धारा 7 में अपन ने कहा था निर्माण और उसको रोकेगा। धारा 8 में उपनिरीक्षक से कम, उपनिरीक्षक ने उसको जब्त किया था। अपन ने स्पेसिफिक तौर पे पढ़ा था, अपन ने देखा था कि धारा कोई उपनिरीक्षक है वो उसको जब्त करेगा। जब्त करने की कार्रवाई जो धारा 8 में करेगी, उसकी यहाँ पे न्यायालय राज्य सरकार को दे सकता है। वो जब्त की हुई जो संपत्ति है, वो कुछ भी है, उसको राज्य सरकार को संप्रेषण कर सकता है, उसको राज्य सरकार को दे सकता है ना। अब मान लीजिए किसी को दोष सिद्ध कर दिया। दोष सिद्ध करने के बाद भारत देश है, भारत का जो कानून है नरसंगिक, सबको अधिकार है, किसी एक का अधिकार नहीं। तो मान लो कोई कहता है कि मुझे तो गलत फंसा दिया, तो कोई बात नहीं, अगर गलत किसी निचले न्यायालय ने उसको दोषित कर दिया तो उसको अपील करने का जो समय है वो 30 डेज का समय है। कितने समय है? धारा 14 के लिए 30 दिन का समय है। अपील करने का 30 दिन का स्पेसिफिक समय दिया है उसको। 30 दिन में वो अपील करेगा। संहिता के किसी बात के होते हुए भी निर्णय, दंडादेश या आदेश अंतिम होने पर उसके विरुद्ध विशेष न्यायालय के निर्णय के उच्च न्यायालय में की जा सकती है। कब की जा सकती है अपील? ये देखिए 30 डेज, 30 दिन की अवधि में, ये 30 दिन की अवधि में अपील की जा सकती है ना। तो अपील, अब यहां तक अपन ने सारा पढ़ लिया, उसने अपील भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब कई बार कई नई चीजें हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई किसी धारा 6 में कतिपय कार्य को रोकने के लिए, साथ में कोई भी निर्माण है उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए या जब्त करने के लिए कोई कार्रवाई कर देते हैं। कार्रवाई कैसे हो जाती है? मान लें जैसे मेरे गांव में है, मेरे गांव में ग्राम सेवक है या कोई है, मान लो मेरी उससे कोई किसी बात को लेके कोई मान लो उनके और मेरे दोनों के बनती नहीं, उन्होंने तय कर रखा है कि नहीं साहब मैं तो इनको कुछ भी क्यों, इसको तो मैं जेल भेज के मानूंगा, इसका तो एक काम रुकवा के मानूंगा। अब वो साहब शिकायत कर देते हैं मेरी दंडाधिकारी को या जिला कलेक्टर को कि साहब ये यहाँ पे कोई सती का ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, या उसको इनके घर में ये सती हुई थी उसका ये निर्माण कर रहे हैं, उसको करने का, उसको ये उसका उत्सव बनाएंगे, उसके लिए उसकी पूजा पाठ करेंगे, ये करेंगे। तो अब मान लो कोई ग्राम सेवक है तो उसकी तो वीडियो बात मानेगा, और वीडियो बात मानेगा, वीडियो तुरंत प्रभाव से कलेक्टर को भेजेगा। क्योंकि अपराध आपको पता है, लास्ट जो ये अपराध हुआ है, मैंने बताया था रूप कंवर 1987 में लास्ट जो रूप कंवर का हुआ था, उसके बाद ऐसा कोई कभी सती का कुछ सुना नहीं, अपन ने भी नहीं सुना ऐसा, है ना। तो अब तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई हुई, अब कार्रवाई होते के साथ ही, पर मैंने जो तैयार कर रहा था, निर्माण कर रहा था, मैं तो बालाजी महाराज का मंदिर बना रहा था, मैं तो बालाजी का बना रहा था। अब क्या, जैसे ही आया वहां तो अधिकारी आते, ओहो तुम निर्माण कर रहे हो, ये कर रहे हो, और उन्होंने आते के साथ ही मेरे तो ताले वाले लगा के सील चपड़ी करके और मेरे तो संपत्ति को जब्त कर लिया। अब संपत्ति को जब्त कर लिया तो मैंने उसकी अपील करी, मैंने आगे अधिकारियों को बताया, अधिकारियों को कहा, सब कुछ कहा। तो अधिकारियों ने आके कहा, मैंने कहा साहब मेरे तो बालाजी महाराज का मंदिर बनाना था, मुझे मेरा तो कोई सती का बनाने का कोई कारण ही नहीं था, ये तो मेरे को जबरदस्ती फंसा दिया। वो तो मेरे से बिल्कुल, वो तो मेरे को पहले ही उसने मेरे को थ्रेटिंग दे रखी थी कि मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। उसने उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। बोले क्या? बोले साहब तो
तुरंत प्रभाव से, ऐसा नहीं है कि जिस अधिकारी ने वहां कार्रवाई करी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। धारा 15 कह रही है कोई सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई करता है। मान लो मुझे लगता है कि ऐसा कोई हो रहा है और मैंने जब्त कर लिया, तो मेरी खुद की कोई नहीं थी, वो किसी दूसरे अधिकारी की थी, मेरा तो यही था कि मैं उस कार्य को रोक लूं। कोई सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई करता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा। धारा 15 स्पेसिफिक कह रहा है, अपन पढ़ते हैं, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी अधिनियम का आदेश के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गई किसी बात या कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के राज्य द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध वाद या कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैंने क्या कहा था, कुछ भी नहीं की जाएगी, है ना। अब धारा 16 क्या कह रही है, धारा 16 कह रही है सबूत का भाग। धारा 5 में मान लो गौरवान्वित करने के लिए शास्त्री, मैंने बता दिया था, कोई गौरवान्वित कर रहा है तो उसके लिए अपन ने कम से कम 1 वर्ष, ज्यादा 7 वर्ष, 5,000 से 30,000 तक का जुर्माना। अब मान लो मेरे को किसी ने कहा कि हाँ साहब ये भी था, मैंने 40 जनों के नाम लिख दी और 40 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया, तो अब उस मुकदमे में सबूत का भार किसके पास है, मेरे ऊपर है। मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ तो मैं तय करूंगा कि साहब मैं नहीं था, मेरा झूठा हुआ नाम लगा दिया। तो धारा 16 स्पेशल करिए सबूत का भार। सबूत का भार किस पे होगा, ये देखिए, जब किसी व्यक्ति को धारा 5 के अधीन अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, अभियोजित, अभी तक उसको अभियोजित, अभी उसका नाम आया है, अभी उसको दंडित नहीं किया, अभियोजित किया गया, उसका नाम FIR में है, तो यह सिद्ध करने का भार अपराधी का होगा कि जिसने अपराध नहीं किया है। वो तय करेगा कि अब मान लो मेरा नाम लिखा देता हूँ, मैं तो कहता हूँ साहब मैं तो कृष्णा अकेडमी पे क्लास दे रहा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जबरदस्ती मेरा नाम लिख दिया, तो मुझे यहाँ तय करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ क्लास दे रहा था। तो सबूत का भार किस पे, मेरे पे। सेम ही हर चीज में होता है, कोई भी आप पे क्राइम हो जाता है, कोई भी आपका मान लो क्राइम में आप पे मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो उसमें आप ही को बताते हैं कि सबूत का भार आपके ऊपर है, आप तय करें, आप बताएं कि आपने वो क्राइम किया नहीं किया। हमने तो, हमारे को लगा, हमने तो रिपोर्ट दर्ज कर ली, अब आपको बताना कि आपने ये क्राइम किया है नहीं किया। तो सबूत का भार धारा 16 स्पेसिफिक करिए। धारा 17 करिए कतिपय व्यक्ति का इसमें सहायता। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कोई उसको लगता है कि ऐसा कोई कार्य हो रहा है तो वो उस कार्य को रोकने के लिए पुलिस की सहायता करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे पुलिस की गाड़ी आई गांव वाले सारे के सारे लेके और कुलाड़ी डंडे लेके पुलिस के पीछे पड़ गए। अगर ऐसा कोई कार्य करता है या कोई गवर्नमेंट का कोई अधिकारी तो उसके खिलाफ भी राज्य सरकार कार्रवाई करेगी, उसके खिलाफ भी दंडनीय कार्रवाई होगी, है ना। ये धारा 17 स्पेसिफिक कह रही है। दरअसल कतिपय व्यक्तियों का इस अधिनियम के अधीन होने वाले अपराधों की रिपोर्ट का उत्तरदायित्व है। मैंने क्या कहा था, उत्तरदायित्व है। शासन के सभी अधिकारी पुलिस की सहायता करने के लिए बाध्य है, बिल्कुल पुलिस की सहायता करेंगे। अगर पुलिस ऐसे कार्य को रोकती है तो उसकी पूरी सहायता करेंगे। ऐसा नहीं कह सकता कलेक्टर कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं रोक दूंगा, बिल्कुल कलेक्टर भी उसकी पूरी सहायता करेगा। कलेक्टर या दंडाधिकारी सभी ग्राम अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को यह ज्ञात होता है कि विश्वास होने का कारण है कि ऐसा कोई कारण है तो वह तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करेंगे। उस रिपोर्ट पर निकटतम पुलिस थाने को करेगा, निकटतम पुलिस थाने के अधिकारी को कहेगा कि ऐसे कार्य को रोके। यदि अब यहां पे स्पेसिफिक है, मान ले अगर ऐसा कोई नहीं करता और अगर ऐसा कुछ रोकता है, कुछ भी करता है तो उसके लिए भी दंड दिया गया। दंड स्पेसिफिक अपन पढ़ेंगे। उक्त कार्य को किसी भी राज्य के अधिकारी द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पेसिफिक आप देखेंगे 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब धारा जो 18 कह रही है, धारा 18 कह रही दोषित व्यक्ति की संपत्ति से वंचित। मैंने धारा 4 में आपको स्पेसिफिक बताया था कि मैंने मेरी भाभी को कहा कि भाभी अंदर आओ और मेरे को उसकी संपत्ति, क्योंकि 60-70 बीघा संपत्ति थी तो मुझे 60-70 बीघा संपत्ति पूरी जब्त करनी थी, ये करनी थी। तो अगर किसी लगता है न्यायालय को कि इस वजह से मैंने की थी तो न्यायालय उक्त संपत्ति को भी जब्त कर लेगा, उसको राज्य सरकार को जब्त करके दे देगा। तो इसमें क्या हुआ, अपन बनने जो लेने गए थे वो तो मिला नहीं, जो था वो भी चला गया, ये कुल मिला के, ठीक है ना। तो धारा 4 के अधीन
दोष सिद्धि के व्यक्ति का कतिपय संपत्तियों का उत्तरदायित्व से वंचित होना। कोई भी, मैंने स्पेसिफिक बताया था धारा 4 में, अगर कोई भी किसी दुष्प्रेरण इस वजह से करता है, कोई संपत्ति पे कब्जा करने के लिए उसका दुष्प्रेरण करता है, उसको मारने के लिए करता है, तो उसको भी जब्त करने का, और उसको दोष सिद्ध स्पेसिफिक लिखा हुआ है, दोष सिद्ध व्यक्ति ऐसे सती होने वाले व्यक्ति अथवा किसी मृत्यु के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति का उत्तरदायित्व से वंचित हो जाएगा, उसका उत्तरदायित्व नहीं रहेगा उसके पास। बिल्कुल स्पेसिफिक है। धारा 19 है नहीं, धारा 19 किसी एक्ट में भी आपके क्यों काम की नहीं है, क्योंकि उसमें नए कोई चीज एक्ट के लिए बताया गया, वो आपके काम की नहीं है। तो धारा 20 कह रही है अधिनियम का अध्यारोही, स्पेसिफिक है अधिनियम का अध्यारोही होना। ये जो सती प्रथा सती निवारण जो अधिनियम है, ये अन्य अधिनियमों पे अध्यारोही है। अध्यारोही कैसे? मान लो कोई भी अन्य अधिनियम में कोई और लिखा हुआ है, अन्य कोई एक्ट है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, पर जो इस एक्ट में लिखा हुआ है वो ही पढ़ा जाएगा, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। अन्य कोई एक्ट के मतलब अध्यारोही मतलब एक के ऊपर, इसके ऊपर अन्य कोई एक्ट के ऊपर ही है। ये जो एक्ट है सती निवारण, इसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी, अन्य एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे संहिता में किसी भी प्रकार की कोई बात हो, है ना। अध्यारोही, ये रहा अध्यारोही, बिल्कुल इस एक्ट, यही एक्ट अध्यारोही होगा। अधिनियम बनाए गए किसी भी नियम के आदेश का किसी अन्य विधि उसमें कोई अलग बात होते हुए भी यह अधिनियम ही अध्यारोही होगा। किसी भी एक्ट में कोई भी अलग बात है, फिर भी यही एक्ट अध्यारोही होगा स्पेसिफिक तौर पे। और सेकंड लास्ट कह रही है नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार इस एक्ट को लेके नियम बना सकती है कि क्या क्या इसको नियम बनाने क्या क्या है। उसके बाद जो 22 कह रही वर्तमान विधियां, जो भी इस एक्ट को आने से पहले की जो विधियां थी उनको शब्द को समाप्त करके सिर्फ इस विधि को लाई गई, उससे पहले जो भी कोई विधियां थी उनको सबको समाप्त कर दी गई है। बिल्कुल स्पेसिफिक आप देख सकते हैं, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ये देखिए केंद्र सरकार के पास वर्तमान विधियों को खत्म करना, कोई भी जो भी विधियां हैं उनको सबको खत्म कर दिया है कोई भी। अब अपन पढ़ेंगे एक्ट के साथ साथ राज्य सरकार केंद्र सरकार नियम भी बनाती है। तो इसमें क्या है, पर नियम एक कह रहा है नाम और विस्तार। नाम और विस्तार तो अपन ने पहले पढ़ लिया था। नाम क्या है? नाम बिल्कुल कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987 और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। नियम 2 कोई उसमें सारी परिभाषाएं मैंने आपको समझा दी थी। नियम 3 कह रहा है कतिपय कार्य को रोकने के लिए शक्ति का प्रयोजन। धारा 6 के अधीन मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियां ग्राम अधिकारी को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ग्राम अधिकारी को सबसे इसकी जो शक्ति है रोकने की, तो धारा 6 में अपन ने बताया था कि रोकने का कोई आदेश निकाल सकता है तो कम से कम ग्राम अधिकारी निकाल सकता है। ग्राम अधिकारी से निम्न पंक्ति का कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो कोई चपरासी है वो कोई आदेश नहीं निकाल सकता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वो कोई आदेश नहीं निकाल सकता, कम से कम ग्राम अधिकारी या उससे ऊपर लेवल का अधिकारी कोई आदेश निकाल सकता है। नियम 4 कह रहा है धारा 6 के अधीन प्रत्येक आदेश को ग्राम शहर नगर की दशा में ड्रम बजाकर, अब मान लो कोई आदेश निकाला है, धारा 6 का कोई आदेश निकाला था ना कलेक्टर ने किसको रोकना, तो ऐसा नहीं है कि गुपचुप गए जाके उनको कह दिया ये पकड़ो तुम आदेश और तुम स्पेसिफिक तौर पे, जैसे कोई कुर्की की कार्रवाई होती है, कुर्की की कार्रवाई देखो मैं बताऊंगा एक कोई वीडियो में। कुर्की कार्रवाई में जब कोई किसी को कुर्की करने जाते हैं, किसी को कुछ करने जाते हैं, तो स्पेसिफिक तौर पे नाजीर पुलिस वाले वो ढोल बजाते हैं, ढोल बजा के और फिर तय करते हैं, पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं और फिर गांव के सामने पढ़ के सुनाते हैं कि फलाने की ये कुर्क की जाती है, इसको कोई भी किसी तरह खरीद फरोख्त ना करें या इसके ऊपर कोई निवास ना करें, ये नहीं। तो सेम कोई भी अगर आदेश करेगा तो उसकी भी सेम उसी तरह से पालना की जाएगी, ड्रम बजा के पूरे गांव को इकट्ठा करके बताया जाएगा ऐसा कोई भी सती का ऐसा कोई कार्य ना करे, नहीं तो उसके लिए दंड है। कलेक्टर का यह आदेश जारी कर दिया गया है बिल्कुल स्पेसिफिक तौर पे। ये देखो ड्रम बजाकर, अपन ने स्पेसिफिक का ड्रम बजाकर रूढ़िगत प्रकार से किए जाएंगे। जो रूढ़िगत प्रकार है, पहले जैसे कह सकते थे ना, पहले कोई राजा महाराजा आते तो ड्रम बजा के तो महाराज राज धीराज पधार रहे हैं, तो सेम वैसी की वैसी कंडीशन है यहाँ पे भी, सेम ये का यही, इसमें भी ये का यही है ना। अब नियम 5 कह रहा है धारा 7 की उपधारा 1 में मंदिरों और संरचनाओं को हटाने के लिए आदेश करने के लिए। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि मेरा कोई पड़ोसी था, उसने ना मेरे ऊपर कोई मान लो
मेरे से उसका कुछ था और वो चाहता था कि मैं उसको परेशान करूंगा, ऐसा करूंगा, अब वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करती, जबकि मैं तो बालाजी का मंदिर बना रहा था। तो मुझे सबसे पहले वो इसको जब्त करने से पहले मुझे 90 डेज का नोटिस दिया जाएगा। उस 90 डेज में मुझे उसको संक्षिप्त तौर पे जवाब देना पड़ेगा कि मैं ऐसा कार्य कर रहा था या नहीं कर रहा था। ये देखिए 90 दिन कार्य के 90 दिवस के अंदर मुझे सूचना उक्त स्वामी को, अधिभोगी को दी जाएगी। 90 दिन का मुझे नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस के बाद ही मेरे पे कार्रवाई होगी। जो मैंने बताया था धारा 8 में जब्ती की कार्रवाई, पुलिस अधिकारी वो उसके बाद ही कार्रवाई करेगा, उससे पहले किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो ये था दोस्तों अपना सत्य निवारण अधिनियम। अब इसको अपन स्पेसिफिक तौर पे जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज क्या क्या, और मैं यहीं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। अब अपन रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक तौर पे रिवाइज कर लेते हैं, तुरंत प्रभाव से एक बार आप देख लें, फिर अपन रिवाइज कर लेते हैं। एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये नॉर्मल जो धाराएं हैं वो धाराएं हैं। करें स्टार्ट। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था संक्षिप्त नाम, तो ये संक्षिप्त नाम हो गया। संक्षिप्त नाम अपन ने पढ़ लिया, सत्ती कमीशन ऑफ सत्य निवारण अधिनियम 1987, विस्तार संपूर्ण भारत में मैंने बता दिया था, है ना। इसको जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं। परिभाषा गौरवान्वित करने की, सत्य की, मंदिर की, न्यायालय की, चारों मैंने परिभाषा आपको समझा दी थी। धारा 2 3 कह रहा है सत्य का प्रयास करना, कोई भी सत्य होने का प्रयास करता है तो उसका दंड क्या है, 1 वर्ष या जुर्माना, दोनों में से किसी से दंडित किया जाएगा। 4 कह रहा है सत्य का दुष्प्रेरण, सत्य का कोई भी दुष्प्रेरण करता है, कोई सत्य को दुष्प्रेरित करता है, कोई भी कुछ भी करता है। अपन ने भी जैसे इतना पढ़ा था कि वो अगर मान लो मेरी कोई भाभी है, मैं उसको दुष्प्रेरित कर रहा हूं या कोई किसी को भी, तो उसके लिए मृत्युदंड, एलआई आजीवन कारावास, एलआई का मतलब आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। सत्य का गौरव बढ़ाने पर धारा 5 के लिए सत्य का गौरव बढ़ाने पर शास्ति, सत्य का कोई गौरव बढ़ाता है, कोई सत्य कोई हो गई उसका कोई गौरव बढ़ाने का कार्य करता है या कुछ भी करता है तो उसके खिलाफ भी दंड है। वो दंड क्या है, 1 से 7 वर्ष तक का कारावास या 5,000 से 30,000 तक का जुर्माना, दोनों से। 6 क्या है, कतिपय कार्य को रोकने के लिए कोई भी कतिपय कार्य कर रहा है, मैंने बताया था कलेक्टर या कम से कम ग्राम सेवक, अपन ने जो नियम 4 पढ़ा था उसमें ग्राम सेवक था, कम से कम ग्राम सेवक है वो उस आदेश को देखते हुए उसको रोक सकता है, तो कम से कम ग्राम सेवक, ये ग्राम सेवक वो उसको रोकने के लिए। फिर धारा 7 जो कह रही है वो कतिपय कोई मंदिर है या कोई निर्माण है उसको हटाना, या कोई 20 वर्ष से अस्तित्व में है, कम से कम 20 वर्ष से अस्तित्व में, तो उसे भी हटाने की शक्ति है। और इसमें शक्ति किसको है, एएसआई उपनिरीक्षक, ये कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक से कम पंक्ति का व्यक्ति इसको हटा नहीं सकता, है ना, ये है। ये फिर आगे का देख लेते हैं, आगे का फिर अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धारा 8, धारा 7 तक अपन ने पढ़ लिया था कि कतिपय कोई भी कार्य है उसको रोकना, उसको हटाना उपनिरीक्षक। 8 में स्पेसिफिक है कि भैया संपत्ति को जब्त करेगा, एसआई रैंक का अधिकारी जाएगा। धारा 9 कह रहा है विशेष न्यायालय एडीजे रैंक का न्यायालय होगा। हाई कोर्ट की परमिशन पे पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, हाई कोर्ट की परमिशन से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। धारा 10 कह रहा है विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक होगा, उसका क्या है 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 7 वर्ष 7 ईयर का कम से कम उस पे उसको उसका 7 ईयर्स का अनुभव होना चाहिए। अनुभव होने पे ही वो विशेष लोक अभियोजक की अर्हता रखता है। विशेष न्यायालय की शक्ति, न्यायालय किसी भी तरह बिना मुलजिम के, बिना किसी परिवाद के भी वो संज्ञान ले सकता है, उस पर कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद अन्य अपराधों का रोकना, कोई भी अन्य अपराध है उसे अन्य अपराध सुनने का अधिकार है। मान लो उसके साथ कोई मारपीट कर रहा है या कोई और कुछ उसके साथ किया है तो उसके भी सुनने का जो अधिकार है वो भी इनके पास है। इसके बाद संपत्ति और निधि को जब्त करना, कोई भी संपत्ति है निधि को जब्त करना उसका भी अधिकार है। कोई इकट्ठा किया था, कोई संपत्ति ली थी या कोई मान लो कोई बनाया था तो उसको जब्त करने का अधिकार भी न्यायालय के पास है। और फिर अपील, अगर कोई किसी को दंड दे दिया गया तो उसकी अपील कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में।
30 दिन में उसकी अपील करेंगे, ये देख लें। इसके बाद कोई भी सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई करता है तो उसके लिए उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई वाद या कुछ भी नहीं ले। सबूत का भार धारा 5 के तहत किसी को गौरवान्वित करने के लिए किसी को अपराधी बनाया गया तो उसको सबूत का भार उसी के ऊपर होगा, अपराधी पर, कि वो तय करे कि मैं अपराधी हूं या नहीं हूं। धारा 17 स्पेसिफिक कह रही है अपराध की रिपोर्ट या उसका उत्तरदायित्व। अपराध का कोई भी रिपोर्ट या कुछ भी करता है, किसी भी प्रकार से कोई कार्य करता है या कुछ भी, तो उसके लिए रोकने का उत्तरदायित्व सभी के पास है, चाहे राज्य सरकार का कलेक्टर या दंडाधिकारी, वो उसको रोकने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी को सूचना देगा। और अगर मान लो उसके लिए नहीं देता तो 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दंडित किया जाएगा। धारा 18 कह रही है, धारा 4 में दोषी की संपत्ति, मैंने कहा था मेरी भाभी को मैंने इसीलिए कहा था कि भाई ठीक है मैं उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा इस वजह से, तो ऐसा भी कोई करता है तो उसके लिए भी अगर ऐसा करता है तो उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। फिर मैंने कहा था ये एक्ट सब पे अध्यारोही है, जो भी कोई है इसी एक्ट के अनुसार, इसी एक्ट के अलावा कोई भी एक्ट है उस पर कार्रवाई नहीं, इसी एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अन्य कोई एक्ट है वो अन्य एक्टों पे ही अध्यारोही है, उनके ऊपर है। मान लो कोई भी किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ है पर इसी एक्ट में जो लिखा हुआ है वही समझा जाएगा, वही सुना जाएगा, उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और जो वर्तमान विधियां हैं सबको समाप्त कर दी गई है। तो दोस्तों ये था सत्य निवारण अधिनियम जो आज अपन ने पूरा कंप्लीट किया है। सत्य निवारण अधिनियम पूरा आज स्पेसिफिक तौर पे अपना सत्य निवारण अधिनियम कंप्लीट हो गया। अब अपना एक लास्ट को जो क्वेश्चन बच रहा था, जौहर और सती में दोनों में क्या अंतर था, तो ये भी आज तय कर लेते हैं जौहर और सती में अंतर क्या। सती में मैंने स्पेसिफिक कहा था जो सती है, सती में स्पेसिफिक ये था कि कोई भी महिला जो अपने पति की मृत्यु या अपने नातेदार या रिश्तेदार की मृत्यु पर उसके वियोग उसके साथ या तो जलना या गाड़ना, या तो जलना या गाड़ना, ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे सती कहा गया है। और जौहर क्या है, जौहर अपन ने सबने देखा, चित्तौड़ का कई साके हुए हैं, कहीं राजस्थान में आपने पढ़ा होगा कई चीजें। जौहर में क्या है कि मान लीजिए कोई युद्ध हुआ, युद्ध में पता चल रहा है कि उनके सारे अब वो जीवित नहीं रह पा रहे हैं, वो हारने की स्थिति में, उनकी मारने की स्थिति, तो वो सारी इकट्ठा होके एक से अधिक महिलाएं इकट्ठा होके किसी भी अग्नि में प्रवेश होकर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसे जौहर कहा गया है। तो जौहर और ये सती दोनों में जो मैंने बताया, दोनों में स्पेसिफिक अंतर यही है ना। तो ये जौहर और सती का दोनों का अंतर अपन ने स्पेसिफिक देख लिया है। तो ये था दोस्तों कमीशन ऑफ सत्य निवारण अधिनियम 1987। और नेक्स्ट अपन वीडियो के साथ जल्द आपके पास फिर एक नए एक्ट के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, अभी अपन ने कमीशन ऑफ सत्य निवारण अधिनियम 1987 पूरा अच्छे से समझा, सारा अच्छे से देखा। अब अपन ने रिवाइज भी किया, तो अब क्यों ना अपन इसमें जो क्वेश्चन पुटअप होने वाले, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, वो एक बार अपन देख भी लें। तो अपन क्वेश्चंस की सीरीज के ऊपर जाते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है, जैसा कि अपन ने देखा, सती प्रथा पर भारत में कब रोक लगाई अंग्रेजों के द्वारा। तो सबसे पहले सती प्रथा पर भारत में कब रोक लगाई अंग्रेजों के द्वारा, तो पहला ऑप्शन है 1929 में, 1829 में, 1822 में, 1947 में। तो दोस्तों अपन ने स्पेसिफिक पढ़ा था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अपने रोक लगाई गई थी। तो कब लगाई गई थी? 1829 में। ठीक है, 1829 में रोक लगाई गई। सेकंड क्वेश्चन बनता है, सती होने के प्रयास पर क्या सजा है। सती होने का प्रयास करेंगे, धारा 3 स्पेसिफिक याद करना। कोई भी महिला सती होने का प्रयास कर रही है तो उसके लिए क्या सजा है। तो सजा पहली अपन ने स्पेसिफिक पढ़ा भी था, रिवीजन भी किया था। अब ये देखिए सजा, 1 वर्ष या जुर्माना, 2 वर्ष या जुर्माना, 7 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा होगा। तो दोस्तों 1 वर्ष और जुर्माना, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों, ये भी हो सकता है दोनों। 1 वर्ष जुर्माना है, जुर्माना और 1 वर्ष, दोनों में से किसी की भी सजा
दी जा सकती है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सत्ती के निर्माण को कौन पुलिस, जो भी कोई सत्ती होता है ना, उसका कोई निर्माण कार्य कर रहा है ना, उस निर्माण कार्य को कौन पुलिस अधिकारी रोक सकता है? जो सत्ती के कोई सत्ती हो रही है उसका कोई निर्माण कार्य कर रहा है, उसके निर्माण, उसके लिए कोई मंदिर बना रहा है, कोई मठ बना रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, कोई भी किसी तरह से स्पेसिफिक कुछ भी कर रहा है, तो उसको कौन सी पंक्ति का पुलिस अधिकारी रोक सकता है? अपन ने धारा 7 और धारा 8 में स्पेसिफिक पढ़ा था। कौन रोक सकता है? उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। तो दोस्तों कांस्टेबल निम्न पंक्ति का है, उसके ऊपर है हेड कांस्टेबल, फिर सहायक उप निरीक्षक है, फिर उप निरीक्षक। अपन ने पढ़ा था उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति का व्यक्ति उसे नहीं रोक सकता, तो उप निरीक्षक है ना, राइट, इसका उप निरीक्षक है। फिर चौथा क्वेश्चन है सत्ती के गौरव की शास्ति क्या है? कोई भी सत्ती का गौरव बढ़ाता है, उसको गौरवान्वित करता है, उसका गौरव बढ़ाने का कार्य करता है, तो उसके लिए शास्ति क्या है? शास्ति मतलब, शास्ति का मतलब है दंड। क्या दंड, क्या दंड होगा? तो दंड देखिए अपन ने 4 है, 1 से 7 वर्ष तक का कारावास, सेकंड है 1 से 7 वर्ष तक कारावास व जुर्माना, 1 वर्ष का कारावास व चौथा है जुर्माना। तो चारों में से क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? चारों में से ऑप्शन होगा सेकंड वाला। सेकंड ऑप्शन है 1 से 7 वर्ष तक का कारावास है जुर्माना। अपन ने देखा था कम से कम 1 वर्ष, अधिक से अधिक 7 वर्ष, और जुर्माना, जुर्माना भी अपन ने देखा था कि जुर्माना कितना बताया था, उसका जुर्माना था दोस्तों 5,000 कम से कम से 30,000 तक का जुर्माना है ना। ये जुर्माना अपन ने देखा था, स्पेसिफिक तौर पे जुर्माना भी अपन ने देख लिया था। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया अपना। ये आप एक बार देख लें क्वेश्चन, अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले और सेकंड क्वेश्चन ये है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये है, इसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन देख लें। फिफ्थ क्वेश्चन है न्यायालय के निर्णय के की अपील हाईकोर्ट में समय कितना है? न्यायालय का जो निर्णय है उसकी अपील का हाईकोर्ट का समय कितना है? उसकी अपील कहाँ होगी? पहला तो अगर कोई न्यायालय निर्णय करेगा तो उसकी अपील हाईकोर्ट में होगी, और हाईकोर्ट में उसका समय क्या है? हाईकोर्ट में उसका समय 4 ऑप्शन है, 30 डेज, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ। तो कौन सा है? इसमें अपन ने स्पेसिफिक पढ़ा था 30 डेज। 30 डेज का जो भी अपील का समय है 30 डेज का है। 30 डेज में अपील की जाएगी। 30 डेज से ज्यादा अवधि में अपील नहीं की जाएगी। अगर कोई ज्यादा अवधि लेता है तो उसको स्पेसिफिक कारण बताना पड़ेगा, भाई इस कारण की वजह से मैं ज्यादा अपील, और उस पर फिर लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 के तहत, लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 के तहत उस पर देखा जाएगा। लिमिटेशन एक्ट है उसकी सेक्शन 5, उसको तहत उसको लेके उसको बताया जाएगा कि भाई स्पेसिफिक कारण मेरा था ये लेट होने का। छठा क्वेश्चन है नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? इस एक्ट में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? अपन ने पढ़ा था सेक्शन 21, धारा 21 में अपन ने स्पेसिफिक पढ़ा था कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुख्य सचिव, कलेक्टर। किसके पास है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास है दोस्तों, केंद्र सरकार। फ्रेंड्स केंद्र सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कोई इस एक्ट में, क्योंकि ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट में कोई भी अगर कोई परिवर्तन, कोई नियम बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और कोई किसी को इसमें नियम या कुछ भी बनाने की शक्ति नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार करती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही किसी प्रकार से आदेश की। 7 क्वेश्चन है किस अंग्रेज शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई? वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है, और कई एग्जाम में ये क्वेश्चन बना भी है और आगे भी बनने की बहुत ज्यादा उम्मीद है इससे। तो कौन सा है? वापिस दोबारा एक बार अपन पढ़ते हैं। किस अंग्रेज शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई? किसने लगाई? कौन था अंग्रेज शासक? अपन पहला ऑप्शन है गवर्नर लॉर्ड विलियम्स बेंटिक, सेकंड है लॉर्ड कर्जन, थर्ड है लॉर्ड डलहौजी, फोर्थ है लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने लगाई थी एक बार देखें और सोचें। अपन ने पढ़ा भी था इसके अंदर कि किसने लगाई थी। राजा राममोहन राय जी के कहने पे, उन्होंने इसके कहने पे रोक लगवाई थी। किसने लगाई थी दोस्तों? इसका जो है 1 नंबर है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पे रोक लगाई थी। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन है अंतिम राजस्थान की महिला
अंतिम राजस्थान की सती महिला का नाम। कौन थी अंतिम महिला सती? मैंने आपको बताया था, अपन ने जब वीडियो स्टार्ट किया था, अपन ने जब एक्ट स्टार्ट किया था, तभी मैंने बताया था अंतिम कौन थी। इसके ऑप्शन है रूप कंवर, सेकंड है कृष्ण कंवर, तीसरी है चारुमती और चौथी है कृष्ण कुमारी। किसने किया था, किसने करा था? तो दोस्तों एक बार फिर देखें आप, किसके द्वारा किया गया था, किसने करा था। एक बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आने लायक क्वेश्चन है। ईयर मैं बता देता हूं, ईयर 1987। ईयर 1987 रूप कंवर, रूप कंवर के द्वारा नौवां और 10वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन देख लें। 9वां क्वेश्चन है सती के दुष्प्रेरण की सजा क्या है? दुष्प्रेरण मैंने बताया था धारा 4 में दुष्प्रेरण, सती के दुष्प्रेरण की सजा, सती के दुष्प्रेरण की सजा एलआई, पहला है एलआई आजीवन कारावास। एलआई मतलब क्या है? आजीवन कारावास। एलआई मृत्युदंड और जुर्माना। सेकंड है एलआई सिर्फ आजीवन कारावास। फिर है थर्ड है इसका जुर्माना 1 वर्ष या कारावास। चौथे इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो है 110%, एक ऑप्शन तो है ऑप्शन नंबर 1 एलआई आजीवन कारावास, मृत्युदंड या जुर्माना, तीनों में से किसी से भी दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन इस एक्ट का। क्वेश्चन 10 है विशेष न्यायालय का पीठासीन अधिकारी कौन होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए एक अच्छा भी है, समझने का भी है, क्योंकि आगे सीआरपीसी अपन पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा और अन्य एक्ट पढ़ेंगे उन एक्ट में भी काम आएगा। जैसे अपन अन्य एक्ट पोक्सो एक्ट पढ़ेंगे या कोई भी घरेलू हिंसा पढ़ते हैं, कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ही काम आएगा कि कौन अधिकारी होता है। मैं एक बार आपको समझा देता हूं। एसीजे, एडीजे, सीजीएम, जेएम, ये 4 अधिकारी हो गए, है ना। पहला सबसे जो छोटा है जो जुडिशियली मजिस्ट्रेट, निम्न पंक्ति का प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, इसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कहेंगे, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो गया। इसके बाद एसीजेएम, ये एसीजेएम है, एसीजेएम, जेएम से ऊपर जो पंक्ति में होता है एसीजेएम होता है, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है ना। फिर है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बाद फिर है अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो इन चारों में से कौन है? अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश। और इसके बाद एक और होता है डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इसको डीजे कहेंगे। तो इनमें कौन होगा? एडीजे रैंक का अधिकारी को नियुक्ति करेगा हाईकोर्ट। कौन करेगा नियुक्ति? हाईकोर्ट करेगा, राजस्थान उच्च न्यायालय। तो दोस्तों ये था अपना कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987। इस एक्ट में अपन ने क्वेश्चन भी पढ़े, रिवीजन भी किया, अच्छे से एक्ट देखा, अच्छे से देखा सती निवारण अधिनियम क्या है और क्या नहीं है। तो ठीक है, आज ये एक्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट एक्ट के लिए जल्द नई वीडियो के साथ अपन उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।